में जो एग्जिट प्लान था वो डिपेंड करता था ईदी अमीन के ऊपर। इन तीनों प्लान में ये अज्यूम किया गया था कि ईदी अमीन जो है वो जब ये हाईजैकर्स को मार देंगे तो इनका सपोर्ट करेगा। ईदी अमीन को लेके लोगों को डाउट था कि ये खुद मिला हुआ है, तो बाद में वो क्या करेगा उसके बेसिस पे हम अपना प्लान नहीं बना सकते। तो इस वजह से ही तीनों प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। और मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन जो थे ये थोड़ा और टाइम मांगते ताकि एक अच्छा प्लान बनाया जा सके जिसमें युगांडा की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और फिर सेम डे यानी कि 1 जुलाई 1976 को ये लोग हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये नेगोशिएशन बेसिकली इसलिए था कि कुछ टाइम बाय कर लें प्लान बनाने के लिए। तो ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज़ करके मैसेज भिजवाते हैं कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन इतने सारे प्रिजनर्स हैं और कई कई अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो इनको छुड़ा के इकट्ठा करके आपके पास लाने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। अब इसी टाइम पे एक कोइंसिडेंस ये भी था कि ईदी अमीन जो था इसको OAU की चेयरमैनशिप हैंडओवर करने के लिए मॉरिशस जाना था। तो ये भी चाहता था कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद बात बन जाती है और डेट को 4 जुलाई दिन में 2 बजे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि अगर 4 जुलाई को 2 बजे तक आपने हैंडओवर नहीं किया, उनकी डिमांड नहीं पूरी की, तो जितने पैसेंजर्स हैं उनको मार दिया जाएगा। तो ईदी अमीन बाकायदा मीडिया के सामने आता है और प्रॉपर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि देखो मैंने पहले भी कुछ पैसेंजर्स थे उनको पेरिस भिजवा दिया, उनको मैंने ही छुड़वाया बात करके, और दोबारा से मैंने बात करके डेट एक्सटेंड करा ली है। तो इसको लेके भी ईदी अमीन की तारीफ होती है। अब ये जो टाइम मिला था, इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम थी, इनके पास एक इन्फो आती है कि एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोलिल बोने। इस कंपनी ने ईयर 1960 से 1970 के बीच में ये जो युगांडा एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल है जहां पे सारे हाईजैकर्स हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, इसी कंपनी ने बनाया। तो तुरंत ये इस इजरायली कंपनी को बुलाते हैं। इससे एक्चुअल लेआउट, टर्मिनल का डिज़ाइन, एंट्री एग्जिट पॉइंट, रूम, कॉरिडोर, सब कुछ इंच बाय इंच इनको पता चल जाता है। और जो पेरिस में पैसेंजर्स थे जो रिलीज़ हुए थे उनसे भी सारी चीज़ें मैच करके ये लोग एक एक्चुअल मॉडल बना लेते हैं ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा जा सके। अब इसके बाद सारी डिटेल इकट्ठा करके एक फाइनल प्लान रेडी होता है जिसमें एंट्री एग्जिट सब इनके कंट्रोल में रहती है। और ये प्लान सबको पसंद आता है। इनके फाइनल प्लान में ये था कि रैदर देन कुछ कमांडो जाके हाईजैकर्स को मारें, उसकी बजाय युगांडा को बिना बताए, बाकी कंट्रीज़ को बिना बताए, अंडर द रडार एक बहुत बड़ी इजरायली कमांडो की टीम जाए, 100 से ज़्यादा की। ये चुपचाप बिना किसी को बताए युगांडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर करे और इस तरीके से टेक ओवर करें कि अगर युगांडा की आर्मी भी आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाए, तो उससे भी निपट सकें। और जब ये हाईजैकर्स को मारे तो पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके मारे और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको छुड़वा के वापस इजराइल ले आए। अब देखिए ये जो प्लान फाइनल हुआ था, जो सबको पसंद आया था, इस प्लान में ऐसा बहुत कुछ अजूबा नहीं था या ऐसा नहीं था कि ये कभी ऐसा सोचा ही ना गया हो। इस प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से ये प्लान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान बना, इस पूरे प्लान में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। स्टेप बाय स्टेप एक स्पीड डिसाइड की गई थी कि सारा प्लान एक पर्टिकुलर स्पीड से एग्जीक्यूट किया जाए, तभी एक दुश्मन कंट्री में उसकी मर्जी के बिना जाके आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑपरेशन था इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये बिजली की तेज रफ्तार की तरह इसको करना होगा तभी इसमें सक्सेस मिलेगी। तो 3 जुलाई 1976 को शाम को 6:30 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का अप्रूवल मिल जाता है इजराइल की गवर्नमेंट से। प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी सारे मॉडल्स पे और 3 जुलाई को ही फिक्स हो जाता है कि आज की रात ही करीब रात में 11 बजे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दिन में करेंगे तो पकड़े जाने का डर होगा और अगले दिन ही डेडलाइन थी। तो इस वजह से रात को 11 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना फिक्स कर दिया जाता है। तो एक तरफ हाईजैकर्स अपना आराम से खुश थे कि इजरायली गवर्नमेंट मान गई है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि अगले दिन 2 बजे इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो इनको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो कमांडो थे वो कुछ ही घंटे में प्लेन ले निकलने वाले थे युगांडा के अंदर हाईजैकर्स को मारने के लिए। इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन सेलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहाँ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था, तो ये प्लेन जो था ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, तो उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैक डोर खुल जाता था जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आगे आएगा क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर बहुत आसान था। ये स्टेल्थ प्लेन नहीं था, लेकिन अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफ़ी कम थे और यही सारे रीज़न थे कि ये 4 प्लेन सेलेक्ट किए गए। अब देखिए इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो इन प्लेन्स में कितनी भी रिफ्यूलिंग कर लेते, वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 11 बजे के करीब शर्म अल शेख वाला
जो एरिया था वहाँ से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में एज अ बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज पे होगा तो उस एरिया पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नज़र रखेगा। तो ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले यूथोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एंटाबी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान इनका ये था कि चारों प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे इसमें जो पहला मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सरियत मतकल टीम थी जिसको योनी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये योनी नेतन्याहू जो हैं अभी के जो प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे। और ये जो ऑपरेशन अभी आगे एग्जीक्यूट होगा ये बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीत के आगे प्राइम मिनिस्टर भी बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी अभी आगे आपको पता चलेगा। तो जो पहला C-130 प्लेन था इसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था। इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था। और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ रही होंगी तो उनके लिए एक सेफ रूट भी रेडी करना था। तीसरा प्लेन जो था उसके अंदर रिजर्व पैराट्रूपर्स, इनका काम था कि प्लेन से निकल के जो युगांडा एयरफोर्स के जितने भी मिग फाइटर जेट्स खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय करना। ऐसा इसलिए डिसाइड किया था इन्होंने ताकि इन केस जब ये चारों प्लेन सारे पैसेंजर्स को लेके आ रहे हों तो अगर युगांडा की एयरफोर्स कुछ इन पे हमला भी करना चाहे तो ना कर पाए। चौथा प्लेन जो था इसमें इवैक्यूएशन और मेडिकल सपोर्ट की टीम थी और इसके साथ साथ 10 लोगों की प्लेन रिफ्यूलिंग टीम भी बना के इन्होंने बैकअप में रख दी थी। इनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप वगैरह थे। ये इसलिए था कि इन केस अगर केनिया में रिफ्यूलिंग वाले ऑप्शन को लेके कोई दिक्कत हो जाए तो इन लोगों ने पहले से ही पता कर रखा था कि एंटाबी एयरपोर्ट पे फ्यूल वाला एरिया किधर है, तो उस इमरजेंसी वाले केस में ये खुद से ही पंप करके अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ से जो पहला प्लेन था वो युगांडा एंटाबी एयरपोर्ट के एकदम पास पहुंचने वाला था। एक बार मैं आपको एक्चुअल लेआउट भी समझा देता हूँ तभी आपको ये पूरा ऑपरेशन समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये न्यू टर्मिनल है और ये इसका न्यू रनवे है और ये यहाँ पे न्यू ATC टावर है और ये यहाँ पे है ओल्ड टर्मिनल। इसी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सारे होस्टेजेस हैं और इसी जगह पे जो पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट है वो कुछ ही मिनट में होने वाला है। उस टाइम पे ओल्ड टर्मिनल का यूज नहीं होता था तो ये खाली रहता था, खाली होस्टेजेस, हाईजैकर्स और यही सब थे। ये यहाँ पे ये जो आप ओल्ड ATC टावर देख रहे हैं इसके ऊपर युगांडा के जो सोल्जर्स थे ये तैनात थे और ये इसका ओल्ड रनवे है। इसके अलावा ये इसमें एक मिलिट्री रनवे भी है और ये यहाँ इसके साइड में युगांडा एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स खड़े हैं। ये पूरे एयरपोर्ट के साउथ में ये विक्टोरिया लेक है, यहीं से इजराइल ने अपने सारे प्लेन्स को एक एक करके लैंड करवाया था। तो अब यहाँ से ये प्लेन पहुंच गए थे इस एरिया के पास। द ऑपरेशन हैज बीन मार्किंग अ क्रिटिकल टर्न इन द अनफोल्डिंग इंटरनेशनल क्राइसिस। रिपोर्ट्स इंडिकेट इजरायली फोर्सेज लॉन्च्ड अ कोऑर्डिनेटेड लेट नाइट मिशन एट एंटाबी एयरपोर्ट। अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना था। सबसे पहले C-130 जो पहला मेन प्लेन था जिसमें सारे कमांडो थे ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है और उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में ही खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें और आगे लड़ाई के टाइम पे युगांडा फोर्सेज अगर घेरने के लिए रनवे की लाइट ऑफ कर दें या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करें तो इनको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास आके खड़ा हो जाता है और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती हैं। अब यहाँ से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बना के, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था जो ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे इजराइल के वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे और इनमें से जो टीमें थी वो निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइम पे योनी नेतन्याहू ने जो फेक कॉन्वॉय बनाया था उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे थे, एग्जैक्टली जो ईदी अमीन जैसी स्पीड से चलता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ईदी अमीन हमेशा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में आता था तो इन्होंने भी अपने फेक
कॉन्वॉय में एग्जैक्ट ब्लैक कलर की मर्सिडीज रखी थी सेम नंबर प्लेट के साथ। लेकिन 2 से 3 दिन पहले ईदी अमीन ने एक वाइट मर्सिडीज खरीद ली थी और 2 दिन से वो उसी मर्सिडीज में आ रहा था अपने कॉन्वॉय में। अब ये जो इंटेल था वो इजरायली कमांडो के पास नहीं था, तो ये लोग अपना फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल से जब 300 मीटर की दूरी पे थे तो 2 युगांडा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको डाउट होता है कि 2 दिन से व्हाइट मर्सिडीज में जमीन आ रहा था तो आज ये ब्लैक मर्सिडीज कैसे आ गई और वो भी रात में क्यों आई है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस कॉन्वॉय को रोक देते हैं। अब इजरायली कमांडो जो थे इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पूरे प्लान में युगांडा की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मारना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, ब्लैक मर्सिडीज जो थी उसमें पीछे वाली विंडो खुलती है और एक इजरायली कमांडो विंडो नीचे करके साइलेंस गन से उसको मार देता है। लेकिन पीछे वाली जो रेंज रोवर थी इसके अंदर जो इजरायली कमांडो खड़ा था वो अनसप्रेस फायरिंग कर देता है, यानी कि बिना साइलेंसर वाली फायरिंग कर देता है दूसरे गार्ड पे। तो इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है पूरे रनवे पे। तो